बुक मिल गई, बधाई हो। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन आत्मवंदन मैम मनी आत्मवंदन सर, आत्मबंधन। आत्मवंदन आत्मवंदन। मनीष सर हंस रहे हैं। आत्मबंधन कुछ तो वो बोला है, कुछ आत्मवंदन। डाला है करके। अभी रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ? जो भी आप बात करते हो वो सब रिकॉर्ड होता ये मत करो सर। हाँ चलो है। चलो। अभी चेहरा नहीं दिख रहा है, बात कर आवाज आता है, चेहरा नहीं दिख रहा है। ओके। अरे बाबा, मेरा ये नहीं है, चार्ज नहीं है मोबाइल। ठीक है, चालू करो, चार्जिंग करो। चार्जिंग पहला पे प्रार्थ लगाया इधर यस, ही। पहला प्रार्थना करेंगे, बाद में जय श्री राम। जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु राम। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमारे बुक चल रही इकिगाई, लंबे और कुशल जीवन, जीवन का जापानी रहस्य है। दो लेखक हैं उसके, तो उन्होंने लिखी है। और इस बुक की एनर्जी से हम हमारी आयु बढ़ाएंगे, और इस आयु जो बढ़ेगी हमारी, वो हमारी शारीरिक, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और उसके साथ हम ध्यान के लिए भी यूज होगा। इसलिए हमारा शरीर हमेशा अच्छा रखना है, क्योंकि हमें ध्यान के लिए यूज होगा, नहीं तो ध्यान नहीं कर पाओगे अच्छा। इसलिए ध्यान के लिए, और ध्यान करोगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा रहेगा। दिस इज क्या बोलते हैं, कॉइन का एक बाजू है, दोनों बाजू है। मेडिटेशन से हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ से मेडिटेशन भी अच्छा रहेगा। चलो, तो पहले दो पार्ट हो गए, तीसरा और पार्ट। प्रीतम सर, आप बोला था कल टू टू वर्ड टेलीमोरे एंड न्यूरॉन, उसका थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद एडवांस कीजिए। आप कुछ कोई यस। बोले नहीं अभी, ये पार्ट पढ़ने के बाद बोलेंगे। ओके ठीक है। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन पेज का। नंबर बोलो ना सर। पेज नंबर इसका है, मैं चालू करता हूँ, मैं बोल देता हूँ पेज नंबर 142। 41 है, 41 के बाद 42 आएगा। हम्म। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबे आयु तक जीने की कला। तो हमें हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए। लोगोथेरेपी यानी क्या? मैं पहला पार्ट पढ़ता हूँ, बाद में एक एक जन पढ़ना है। ओके। चलो सुप्रिया जी, आप पढ़ो लोगोथेरेपी यानी क्या। आपका बुक आ गया तो आपको संधि देते हैं। पहला चलो, एक ही पार्ट पढ़ना है। पेज नंबर कितना बोला? पेज फोर्टी नंबर फाइव 45। 45। हाँ। 46 पेज दिख लीजिए उसके पहले, क्योंकि वो पेज हाँ। नंबर लिखा नहीं है 45। सबको एक फोर्टी एक सिक्स पार्ट ही पढ़ना है। 46 का 46 का 45। फोर्टी या फाइव 46। 45। 45। हाँ अच्छा अच्छा। जीने का उद्देश्य या लोगोथेरेपी? हाँ यस। लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी यानी क्या? एक बार विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने एक वाक्य में उनके साइकोलॉजी स्कूल की परिभाषा पूछी, तो उन्होंने अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और ऐसी बातें सुननी होती है जिन्हें कई अवसरों पर सुनना मुश्किल होता है। फिर सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस तरह बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज काउच पर लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीजें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता है। फ्रैंकल ने अपने मरीजों से पूछे जाने वाले पहले सवाल के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे हमेशा अपने मरीज से पहले सवाल यही पूछते हैं, आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपने आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है।
लोगोथेरेपी लोगों के उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। पेज नंबर 46। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया क्या हो गया? उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई 60% लोगों ने यह माना कि हम्म उनके जीवन में कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिसके लिए वे मरने को भी तैयार है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सबको एक एक ही पार्ट पढ़ना है। तो अभी इसमें क्या समझ में आया? खाली पढ़ा, समझ में क्या आया क्या? लोगोथेरेपी यानी क्या है उसके बारे में लिखा है कि जो कोई समझता है कि लोगोथेरेपी करने के बाद कोई आदमी लेटा रहता है, लेकिन असल में जो एनालिसिस बताया है ना, एनालिसिस के बारे में किसी को जिंदा रहना की उम्मीद नहीं रहती है ज्यादा। ये सही है। एनालिसिस करने के बाद जो आदमी की स्थिति होती है ना, बहुत कमजोर होता है। किसी किसी को एनालिसिस करने से कुछ आराम मिलता है और किसी किसी को बहुत दर्द सहना पड़ता है। इसके लिए वो लोग मरने की आशा करते हैं। एनालिसिस करने से मर गए तो अच्छा है। ठीक है, यस, थैंक यू मैम। अभी चित्रा मैम। हाँ जी। जीवन के असली अर्थ की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रैकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताया है तो उसे नीचे दिए गए 5 बिंदुओं में बताया जा सकता है। नंबर 1, लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। नंबर 2, थेरोपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। नंबर 3, मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय में। नंबर 4, मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। नंबर 5, उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नजरिए से जीवन जीने लगता है। फ्रैंकल का अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। ऑस्विट्ज में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को इस नजरिए से देखना है, उसका इस भावना के साथ सामना करना है, यह आजादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद के खुद समस्याओं का सामना भी किया। इसी चीज से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। सबको एनालिसिस और लोगोथेरेपी में मुख्य अंतर, अब ये 2 पॉइंट दिए हैं। साइको एनालिसिस और लोगोथेरेपी, इन दोनों में क्या अंतर है? व्यक्ति मरीज की तरह काउच पर आराम से लेटा हुआ होता है
और लोगोथेरेपी में है मरीज थेरेपिस्ट की ओर मुंह करके बैठता है और उसे बिना किसी नतीजे पर पहुंचे गाइड करता रहता है। अब है साइको साइकोएनालिस्ट, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और लोगोथेरेपी में भविष्य के बारे में सोचा जाता है। और ये है पॉइंट, न्यूरासिस का विश्लेषण किया जाता है, मरीज के न्यूरासिस का अध्ययन किया जाता है। नहीं किया जाता है। न- नहीं, हाँ अच्छा सॉरी, उसका अध्ययन नहीं किया जाता। आनंद पाने की ओर ज्यादा ध्यान होता है और इसमें है लोकोथेरेपी में जीवन का उद्देश्य और सार्थकता ढूंढना ही मुख्य उद्देश्य होता है। साइको एनालिसिस साइको साइकोलॉजी पर केंद्रित होता है और लोकोथेरेपी में आध्यात्मिक पहलू शामिल किया जाता है। इसमें है साइकोजेनिक न्यूरोसिस पर काम किया जाता है और इसमें है लोगोथेरेपी में न्यूजेनिक न्यूजेनिक या असली अस्तित्व की खोज पर भी काम किया जाता है। ये दोनों में अंतर बताया गया है। हम्म। मन की दुविधाओं, मूल प्रवृत्ति पर मूल प्रवृत्ति इस पर विचार किया जाता है। अच्छा क्या है, वाले आयाम किया जाता है। ये वाक्य थोड़ा सा पता नहीं, आधा है कि नहीं उटपटांग हो रहा नहीं, है। ये दो है ना, आपने पढ़ा है दो भाग, उसमें अच्छा ही अच्छा ये दो अच्छा, भाग है। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी, हाँ ये लाइन नहीं खींची इन्होंने। ये पहले हम्म। उसका ही है, मन की दुविधाओं, हाँ, मूल लोगोथेरेपी प्रवृत्ति और पर एक एनालिसिस परिणाम दोनों की का ही है। उत्पत्ति जानने का विश्लेषण किया जाता है और इस पर लोकोथेरेपी में है, इस पर विचार किया जाता है कि दुविधाएं कब और कहाँ आध्यात्मिक पहलू से पैदा हुई। इसमें है मरीज के सहज ज्ञान तक सीमित रहता है और आध्यात्मिक वास्तविकताओं पर भी विचार किया जाता है। विश्वास मूल स्थान में नहीं होता और इसमें है विश्वास ही इस पूरी थेरेपी की नींव होती है। समस्याओं में तालमेल बैठाकर मरीज को संतुष्ट बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि लोकोथेरेपी में मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य और नैतिक सिद्धांतों को समझने में सहायता देने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू मैम। तो ये थोड़ा नया कंसेप्ट है हमारे लिए, लोगोथेरेपी और साइको एनालिसिस, ये दोनों भी हमारे लिए नए हैं, हमने कभी ऐसा किया नहीं। वो करते हैं लोगों के लिए। तो हमें इसमें मेन क्या सीख मिल रही कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। किसको किसको पता है हमारे ग्रुप में? किसको पता है? मुझे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य, आपको पता है? तो मैं भी, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है थोड़ा हम हेल्प करेंगे उनका जीवन का उद्देश्य पता होने के लिए। सर मेरा क्या है मुझे बता दीजिए। बताएं। ओके। मेरी बहुत उम्र निकल गई। मैं नहीं चाहती मैं आगे और ऐसे टाइम वेस्ट करूं। अरे तेज जाए तो मैं बैठी हूँ ना पहले लाइन में। हाँ हाँ। नहीं नहीं, सबसे ओल्ड सोल मैं हूँ। ओके। ओल्ड सोल। यस। यस। Madam, old soul means you are most mature soul. That meaning is this, like this. सर मुझे लगता है ऐसा कि मैं बहुत 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 वो हूँ। यस। अभी कौन बहुत कहेगा, कौन कॉन्फिडेंट। बहुत नहीं है। यस। गुड है। मुझे मतलब अपने सिम्टम्स लगते हैं ऐसे। पहला हो ठीक है। सकता है, हो सकता है। चलो, पहला हम पाठ चलो करेंगे, फिर मैं आगे पढ़ो। ओके, अस्तित्व की लड़ाई देखेंगे। ये बुक होने तक थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या है, जीने का क्यों आए। ओके। अस्तित्व की लड़ाई, जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल
इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नवनिर्माण की वजह बनती है, इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। पेज नंबर 49। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने ऐसी कल्पना की है, जिसे क्यों का जवाब नहीं मिल जाता है उसे कैसे का जवाब भी मिलता है। अपने अनुभव में फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें आगे क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है तो हम आराम मतलब आराम आराम मतलब तलब, आराम तलब। आराम तलब, ओके, और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते। उल्टा हमें चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाजों में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आजादी मिले इस भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर हो जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। तो जापान में सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं लोग, अभी नहीं पता। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम ना होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर की खालीपन महसूस होती है। आज मैं बैठकर क्या करूंगा, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताए, इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। पेज नंबर 15। वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में फ्रैंकल ने जब परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 55% लोग कुछ हद तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगोथेरेपी के हिसाब में जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की एक लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकल अपनी अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वो अपने भूतकाल में झांककर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। तो इन्होंने बोला है कि कैसा करना है अस्तित्व की लड़ाई। सबकी एक अस्तित्व की लड़ाई रहती है, एक रहती है प्रैक्टिकल और एक रहती है आध्यात्मिक। मैं मेरे विचार बोल रहा हूँ, उतना ही है कि प्रैक्टिकल तो हमें जो हम चाहते हैं वो मिलता ही रहता है, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन एज पर आवर कैपेबिलिटी से मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जब आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप वो समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसका लोगोथेरेपी का मतलब है पास्ट लाइफ को देखना, हाँ हाँ, ओके, पास्ट लाइफ को देख के अपने उद्देश्य को जानना। हाँ, ओके, हाँ, ज्यादातर वही लगता है वैसे। गुड, यस।
अभी कौन पढ़ेगा? लोगोथेरेपी? यस, सुप्रिया जी आपके पास बुक है ना, पढ़िए। हाँ हाँ। नहीं तो ये लोगोथेरेपी के बोलिए। माध्यम से हम्म। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। बस सार्थ कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं है, बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। दो, हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है, और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। नंबर 3, जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीजें घटने लगती है। उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज हमसे अपने आप दूर हो जाती है। ये सही है। खुश मिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। 4, हम में से हर एक किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि गिर गया मैं। इस पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितनी परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। उनका आई थिंक अटक जाता है। पेज नंबर 51। हमें हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। समझ में आया? यस। नहीं, बाकी सबको पढ़ना बुक नहीं है, समझ में आया? पुष्पलता जी, रितु जी समझ में आया? सुशीला जी, अर्चना जी, हिरल जी। जी समझ में आया? तो ऐसा ही पढ़ना है कि समझ में आए फटाक से। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य में हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी 1। विक्टर फ्रैंकल। जर्मन प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत से कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज्यादा थी। फ्रैंकल के बारे में भी ये बात सही साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला मरीज है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर वह जब ऑस्विस में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी। मेरा नेट नहीं आ रहा है। ओके ओके। हाँ, और नहीं नहीं, अभी आया। ठीक है, लिखित में और थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब तक कर लिया गया, तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि शिविर में हो रहे जुल्म को सहजता में झेल पाए। इतनी ही नहीं, टाइपस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वो अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उसी संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी, वो उन्हें कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर लिख कर रखते थे। ये विक्टर फ्रैंकल की केस स्टडी है। तो उन्होंने आपको खुद को कैसा जिंदा रखा है। तो ये केस स्टडी 2, अमेरिकी राजनीति तज्ञ, ये पढ़ेंगी सुप्रिया जी। अभी लाइट फिर से लाइट गया तो नहीं होगा। ओके, हम हाँ, पढ़ेंगे आया आया। केस हाँ, स्टडी 2, ये अमेरिकी स्टडी 2, अमेरिकी राजनीति। उत्तरी अमेरिका से एक राजनयिक फ्रैंकल से पुनः उपचार वही से प्रारंभ कराने आए थे, जिसे कि उन्होंने 5 वर्ष पहले अमेरिका में लेना शुरू किया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि
पहली जगह पर उन्होंने उपचार लेना क्यों शुरू किया था। तब राजनयिक ने बताया कि वह अपनी नौकरी और देश की परराष्ट्र नीतियों से नफरत करते थे। इन नीतियों का उन्हें पालन करना तथा करवाना पड़ता है। वह जिस अमेरिका मनोविश्लेषक से वर्षों से उपचार करा रहे थे, वह यही कहता था कि राजनयिक अपने पिताजी और उसी तरह अपनी सरकार तथा नौकरी के साथ, जो दोनों सत्तामक सदी का प्रतिनिधि है, शांति कायम करे ताकि वैचारिक भिन्नता कम होती दिखे। फ्रैंकल ने महज कुछ सत्रों के बाद उन्हें बताया कि उनकी परेशानी इस वजह से है कि वह कोई अलग करियर पकड़ना चाहते हैं, और राजनयिक ने उस विचार को दिमाग में रखते हुए अपना उपचार पूरा किया। 5 वर्षों के बाद फ्रैंकल को पूर्व राजनयिक ने बताया कि अब वह किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई है। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस राजनयिक को वर्षों तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कराने की जरूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मरीज समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको अपने जीवन का असली मकसद मिला तो अपने आप ही वह ज्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी 3। आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का केस दुनिया स्टडी, छोड़कर, मैम केस स्टडी क्या 2 क्या है? केस टू स्टडी। है वो पहले अपने दूसरों के इसमें उपचार करना, मरीज हुआ तो दूसरे डॉक्टर से या दूसरे वैज्ञानिक से उपचार नहीं करना चाहता था। अपने ही राज्य में, जो अपने गांव में या अपने देश में जो कुछ डॉक्टर है उनके पास ही इलाज करता था। वो डरता था दूसरों के साथ इलाज कराने के लिए। वो राजनयिक राजनयिक यानी एक नाम दिया है उसने। और उसके बाद उसके भिन्नता यानी उसके दिमाग में जो बैठा था वही गया, और वो बिन दवा के वो जिंदा रह सकता है, बिन दवा किए बिना वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही उसके मन में आया। वो बाद में दवा विवा लेने का नहीं सोच रहा था। ठीक है। वो उसका नाम है यस, थैंक यू। राजनयिक उसका नाम है। राजनीति। नयिक नयिक राजनयिक। वो अपना इलाज बिलाज कुछ नहीं किए बिना ही खुशी से जी रहा था बाद में। ठीक है, केस स्टडी 3 हाँ, आत्महत्या। यही उसका उद्देश्य था सर, यही उसका उद्देश्य था। उसका मकसद भी यही था। बिना दवा लिए मैं जी सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, वो उसका उद्देश्य था। यानी मनोविचार उसके वही थे, उसके मन में। ओके। अभी वो सोच रहा था मैं मरीज नहीं बनूंगा, मैं दवा की जरूरत नहीं है, ओके। मैं ऐसा भी ऐसा कितने दिन या ठीक कितने है, साल ऐसा कर सकता हूँ। उससे सबको समझ में आया केस स्टडी 2? और वो संतुष्ट था अपने जीवन में इस तरह सोच के हाँ, बारे में ये सोचने सब, के बाद। ये सुप्रिया जी ठीक है। अभी बाकी को पूछ रहा हूँ, ये केस स्टडी 2 सबको समझ में आया क्या? हाँ जी सर। हाँ। सर इसमें पहले वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन बाद में उनको अपना एग्जैक्ट पर्पस पता चला। तो जिस जॉब में उनको ज्यादा अच्छा लगा, तो उनको फिर वो थेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये काम मेरे लिए बना है या मेरा लाइफ का पर्पस। तो मेन है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, तो उनको वहां पे पीस मिला, तो उनको थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट, परफेक्ट में। इसलिए ना शब्दों को पकड़ के नहीं जाना,
सुप्रिया जी, सबको है। शब्दों को पकड़ के नहीं जाना है, उसका मीनिंग एक्सेप्ट करना है, नहीं तो हम इधर ही रहेंगे फिर। ओके, चलो केस हम्म स्टडी 3, आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। हम्म चलो पढ़ो। पढ़ो 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 क्या? हाँ, पढ़ो, पढ़ो, आपके लिए हाँ, पढ़ो। केस स्टडी 3, आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था, फ्रेंकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता था। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रेंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। अभी एक माँ, उसका एक बच्चा मर गया, तो दूसरे बच्चे को लकवा यानी पैरालिसिस। तो उसको क्या लगता था कि मेरा ये भी बच्चा ये बच्चे को मैं मार दूंगी और मैं भी मरूंगी। तो उसकी सोच, वो फ्रेंकल के पास गई। सब नहीं, उसने सब लोग किसी लोगों को बताया ये। तो उन्होंने उनको एक दूसरी औरत को बुलाया जो बूढ़ी थी, उसको सहारा नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। तो उसको बच्चा नहीं, कोई नहीं, फिर भी वो जीना चाहती थी। तो उसको उसने एग्जाम्पल दिया, वो जी रही है। तो इसका जो लकवा वाला बच्चा था वो सोच रहा था, ये मेरी माँ मुझे मार देगी तो मेरा मन का जो कुछ उद्देश्य है, मैं जीना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकेगा। तो इसकी माँ बाद में वो सोच के कुछ नहीं कर सकती है। उसको उसने एग्जाम्पल दिया ना, जो बूढ़ी औरत है उसको सहारा नहीं है, वो जी सकती है, और तू अपने बच्चे को मार के तू खुद नहीं मरना मैम, चाहती है। नहीं मैम, आप थोड़ा हाँ, पढ़ो, आप आगे पढ़ो। आप हाँ, मीनिंग बत बताओ, बताओ, और फिर से है ना, ये सेशन होने के बाद कल फिर से ये बुक पढ़ो, तो आपको समझ में हाँ, आएगा। आप मन से नहीं बोलना है, बुक में जो लिखा है उसका मीनिंग बोलना है, ठीक है? मन हम्म। से नहीं। ओके, ठीक है। जब यही प्रयोग, हाँ, पढ़ो आप मैडम, ये पाठ पढ़ो आप। जब यही है ना सर, उस महिला ने अपनी नहीं यह नहीं, चर्च थोड़ा समस्या। नहीं, नहीं नहीं, अभी डिस्कशन नहीं करना है, आप खाली पढ़ना है। अच्छा, जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को अपने को मृत्युशैया पर पड़ा मानकर करने के लिए कहा गया, तो उसे लगा कि उन दोनों बच्चों के लिए उससे जो भी मुमकिन था उसने किया। उसने अपने लकवाग्रस्त बच्चे को अच्छा जीवन दिया और उसे दयालु तथा समुचित रूप से खुशहाल व्यक्ति के रूप में बदल दिया। वह रोते हुए कहने लगी, जहां तक मेरा सवाल है, मैं शांतिपूर्वक अपने जीवन पर नजर डाल सकती हूँ, जिसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन सार्थकता से भरा है और मैंने पूरी तरह से जीने के लिए मेहनत की है। मैंने अपनी सर्वोत्कृष्ट कोशिशें खासकर अपने बेटे के लिए की। मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार अपने मृत्युशैया पर पड़ा मानने की कल्पना और अतीत पर नजर डालने के लिए कहने से आत्महत्या की इच्छुक उस महिला को उसके जीवन का मकसद पता चला और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला कि जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। ओके, अभी ठीक है, आप हो गया, आपका मैम हो गया। अभी मैम पढ़ो, चित्रा मैम, आप पढ़िए। आज थैंक यू मैम। सुप्रिया जी, आप बहुत केस अच्छा स्टडी पढ़ती हो,
लेकिन आपको है ना, दिन भर जब भी आपके पास बुक है तो पढ़ के ना दूसरों को आप बताना चालू कीजिए उस बुक अच्छा। का, तो आपको केस आएगा। स्टडी 4। दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रैंकल के थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह काफी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वह आए थे। उन्हें कोई भी सलाह देने और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हुई होती तो क्या हुआ होता। डॉक्टर ने घबरा कर कहा कि उसकी पत्नी तो काफी सीधी थी, उसे काफी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती। यह सुनकर फ्रैंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपने अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वह अपनी पत्नी का गम सहने लायक हो गए। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिल गया। Yes. मोरिता थेरेपी। ये ये थेरेपी का नाम है, मोरिता थेरेपी। तो ये, जिस यस मैम, एक मिनट। ये चारों केस स्टडी है, उसमें बोला है कि उनके उद्देश्य उनको कैसे मिले। अलग अलग हम्म उदाहरण के तरफ से उनका उद्देश्य मिल गया जीने का। जब जीने हम्म का उद्देश्य खत्म होता है तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, दवा भी खाना छोड़ देते हैं और मर जाते डिप्रेशन में चले जाते हैं। हैं, है ना। तो जीने की हाँ, ये ताकत नहीं रही। डिप्रेशन का इलाज करते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर ये हम्म डिप्रेशन का इलाज करते हैं हम्म। डॉक्टर। तो आपने सभी ज्यादातर मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा है बहुत सारे लोगों ने, फर्स्ट। हम्म हम्म तो हम्म उसमें वो कैरम खेलने वाला जो बूढ़ा आदमी रहता है, देखो, वो हम्म, हॉस्पिटल में रहता है। तो वो होप छोड़ दिया होता है उसने। तो वो क्या होता है उसका, वो क्या करता है, मुन्ना भाई क्या करता है, कैरम लेके आता है उधर ही। तो वो कैरम से खेलने लगता है। तो वो उठ के रानी को मार देता है और जूस पीता है। तो उसको क्या होता है, उद्देश्य मिलता है जीने का। तो वो जीने लगता है। ऐसा हम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बुक बुक टू बुक पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत अच्छा मूवी है। आप एक अलग तरह से देखोगे तो बहुत अच्छा मूवी है। यस मैम। चित्रा जी, मोरिता थेरेपी बोलिए। ऐसे लोग हैं। मोरिता थेरेपी यानी क्या है? हाँ अभी हाँ, चित्रा जी पढ़ेंगी। आप ये पेज पढ़िए मैडम, मोरिता थेरेपी। अच्छा, कहाँ थी मैं? मैं पढ़ रही थी ना। मोरिता हाँ, थेरेपी पढ़ो। यस। आ, मेरा तो पेज ही खो गया। 54। 54। 54। मैं पढ़ू क्या, आगे पढ़ोगे आप? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जी हाँ जी। केस स्टडी स्टडी 4। दुख हो से गए। पीड़ित डॉक्टर, ये हो गया था हाँ मोरिता थेरेपी। हाँ। जिस दशक में लोगोथेरेपी की खोज हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विकसित किया था। इसका उद्देश्य न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी और ऑपरेशन या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है, कोई कोई बहुत बीमार हो जाता है, तो उससे जब बाद में उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए थेरेपी का इस्तेमाल किया था इन्होंने, शोमा मोरिता ने। यह मनोचिकित्सक होने के साथ साथ एक शोमा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थे। उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। ज्यादातर पश्चिम मनोपचार में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की या उन्हें काबू में करने की सलाह दी जाती है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखते हैं उसी प्रकार से सोचते हैं, और जिस प्रकार की सोच रखते हैं वही चीजें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती है। जिसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती है। अभी हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से और कोशिशों से हासिल की जाती है। मोरिता थेरेपी में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती। उल्टा इसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डरों, निराशाओं व चिंताओं आदि सभी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। मोरिता थेरेपी एंड द टू नेवर ऑफ एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर नामक किताब में मोरिता लिखते हैं, आपको भावनाओं के बारे में समृद्ध होना चाहिए। मोरिता नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने की संकल्पना के बारे में एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वह कहते हैं, समझो किसी गधे को एक खंबे से बांधकर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उस कोशिश में वह खंबे के ही गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बड़ी लंबी यात्रा की है। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही उसका उस खंबे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जितना अपने सनक भरे विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है उतना वह उन विचारों से और जुड़ता जाता है। थैंक यू मैम। जो हम सोचते हैं ना, एक बात को सोचने बैठते हैं तो फिर उसमें से एक दूसरी बातें निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, और हम उसमें उलझे रहते हैं। मोरिता इलाज पद्धति के मूल सिद्धांत। नंबर 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों, यानी वे विचार आप पर हावी हो गए हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करें या उनसे भागने की कोशिश भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वे विचार और भी गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन मास्टर कहते हैं कि आप अगर समंदर की समंदर की एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समंदर की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना गढ़ नहीं सकते, वह तो अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उनको स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, जब उसका अंदाज नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वह विनय नामी संत तिन न्यात न्यात हन्न की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस व्यक्ति में तिन न्यात हंत अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो, चलो दोनों साथ में बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। वो अपने ही मन से बोल रहे थे, अपने आप से बातें कर रहे थे। जो कर रहे हो वही करें, लक्षणों को नजरअंदाज किए और आप जो कर रहे हो वह करते रहें, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति को स्वीकार करने से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने नहीं तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में
कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता। उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा में जिस प्रकार से डायरी लिखकर टिप्पणियां करने की सलाह दी जाती है, वैसी कोई सलाहें यहाँ नहीं दी जाती। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे खुद उजागर करते हैं, ऐसी सलाह दी जाती है। नंबर 3, अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण नहीं पा सके, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं, ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर की एक ही गाय को ढूंढने ढूंढने की तैयारी चाहिए। यस, थैंक यू मैम। अभी आप रुकिए, अभी मैं पढ़ता हूँ। अभी मोरिता इलाज पद्धति के मूल सिद्धांत क्या है? अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, जो कर रहे ये हो वो अलग अलग कीजिए। थेरेपी है। हो गया, मेरा नेट गया। यस, अपनी जीवन उद्देश्य सर की। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही। आ रही है और मेरा नेट जा रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। आ रही है, आ रही है। यस, मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। प्रॉब्लम ओके प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मोरिता बाकी सब है ना, अपना थोड़ा म्यूट करके रखे, टाइम जाता है, 5 मिनट बचे हैं। हम्म। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला है अलग रहना और आराम, 5 से 7 दिन तक करना है। पहले हफ्ते में मरीज को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीजों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज्यादातर समय समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उसे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी नहीं करने की वजह से वह मरीज काफी परेशान हो जाता है और कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे चिकित्सा के अगले चरण में भेजा जाता है। अगला चरण क्या है? हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। प्रशिक्षण 5 से 7 दिन। इस चरण में मरीज शांत माहौल में कामों को दोहराता है। ऐसे कामों में से एक के तहत उसे डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने को भी कहा जाता है। मरीज एक हफ्ते के एक एकाकी जीवन बिताने के बाद बाहर निकलता है, कुदरती माहौल में टहलता है और सेशन संबंधी व्यायाम करता है। वह बागवानी, चित्रकला या पेंटिंग जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है। इस दौरान उपचारकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती। तीसरा, पेशेवराना थेरेपी। पेशेवराना थेरेपी सर 5 से। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रहा है, आ रहा है, हमें आ आ रहा रही है। है। वो उसको इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मेरा इंटरनेट जा रहा है बार बार। हाँ, ठीक है। यस, बाकी का सबका आता है, मेरा नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आवाज मेरे को आ रहा है, लेकिन बीच बीच में मेरा ये फोटो मेरा जा रहा है ओके, आपका इधर। समझ में है। वीडियो, हाँ हाँ। ठीक है। पेशेवराना थेरेपी 5 से 7 दिन। इस दौरान मरीज को शारीरिक गतिविधियों वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, पेंटिंग या सिरामिक बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस चरण में मरीज संबंधित लोगों के साथ केवल काम के बारे में बात कर सकता है। चौथा, सामाजिक चलो ठीक है। और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज अस्पताल में छोड़ देता है
इस पड़ाव में मरीज अस्पताल में छोड़ देता है और उसे सामाजिक जीवन में फिर से प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है। ओके, तो उसके बाद है नाइकन नाइकन ध्यान पद्धति। तो मोरिता एक थेरेपी है, नेचुरल, ये हमारे इधर भी करते हैं वैसा, लेकिन बताया नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर मोरितो इस आत्म परीक्षण में संबंधित ध्यान पद्धति नाइकन के अभ्यासक है। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इसी कार्य प्रणाली और ज्ञान पर आधारित है। उसके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? दूसरा, मैंने उस इंसान को क्या दिया है? तीसरा, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई है? तो ये 3 प्रश्न है। इस सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान के वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वो अपने आप कम हो जाती है। सामने वाले इंसान के दोषी महसूस नहीं होने पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरितो कहते हैं, अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो 3 दिन रुके और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये मेरे से अपने आप होता है। और आप की गई लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको अपना इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। आगामी अध्याय में हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले मूलभूत साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपको उस मार्ग पर चलने की जरूरत होगी। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो। आपका आहार सही है, आप कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास से कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। लास्ट 2 लाइन मनी सर पढ़ेंगे। 2 लाइन बस। यस, आप पीछे पढ़ एक लीजिए, लाइन मैं क्यों पढ़ूंगा। पढ़ो आप पढ़ो 2 लाइन हाँ, प्रैक्टिस समाप्त होता है। करो। आपके जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झुकने के लिए तैयार हो क्या? है क्या? तैयार है क्या? हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? आपने जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झुकने के लिए तैयार है क्या? यस। अभी सुप्रिया जी बहुत अच्छा सेवा दे रहा है। इधर गोवा में प्रोग्राम है, भाग भाग के जाता है, अच्छा काम करता है। रात को पता नहीं खाना खाता है कि नहीं, लेकिन काम तो करके आता है। ऐसा है। चित्रा जी को बुक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा आता है और मन करता है मैं पढ़ू ऐसा हो। तो आपका इकिगाई क्या है आप ढूंढो, है ना? यस, वो है। तो आपका बुक के रिलेटेड इकिगाई है ऐसा लगता है। प्रैक्टिकली 10 बहुत। तारीख को सर का मॉर्निंग 5 बजे का ध्यान है। सर स्पीकर है, मेरे सर स्पीकर है प्रोग्राम में। हाँ, यस, वो सैटरडे से है। ओके, तो अभी 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 क्या है, टेलोमेयर बताना था ना। टेलोमेयर, टेलोमेयर के बारे में किसने देखा गूगल में? टेलोमेयर हमने पूछा था कल, है ना? तो ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, 2 मिनट में लेंगे। जिसको आता है तो नहीं पूछ लीजिए। थी, मैं नहीं थी आप नहीं थे, तो बच गए। पुष्पा को बच गई पता है। क्यों? हाँ, पुष्पा मैम को पता है। ओके, पुष्पा मैम बोल दीजिए आप।
सर कल टाइम नहीं मिल पाया, एक्चुअली हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, मैं बिजी थी। हाँ 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 हाँ, सॉरी। ओके ठीक है। तो इधर खत्म। मैं तो ढूंढूंगी। टेलीमेर इधर टेलीमेयर खत्म। क्या बोला था आपने, बोलो। हाँ, टेलीमेर क्या है ऐसा पूछा था प्रश्न। प्रश्न था। तो आप कल टेलीमेयर। नहीं था, तो कुछ पता नहीं। हम्म। तो परसों मैंने अटेंड किया सर का, ब्रह्मश्री का। ओके, तो मैं टेलोमेयर के बारे में बोलता हूँ। टेलोमेयर हमारे शरीर में रहता है, डीएनए रहता है, पता है सबके पास हाँ, डीएनए है। सुनना है, बीच बीच में बोलना नहीं है। बोलो बोलो। मेरा ये जा रहा है, देखो। हाँ। ओके, डोंट वरी, जाएगा तो जाएगा। ध्यान करना है फिर से। ओके, तो डीएनए में हमारा क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम का जो पूंछ रहता है ना, पूंछ, सबको पूंछ रहता है ना। अभी घोड़ा है तो घोड़ा का पूंछ रहता है, वो जो पूंछ है उसको टेलोमेयर जैसा रहता है। तो टेलोमेयर रहता है सबको। एक क्रोमोसोम को है ना, टेलोमेयर रहता है। तो हमारी याददाश्त, हम, और जब वो नया नया सेल्स बनता है तो टेलोमेयर डिवाइड होता है। जब नया सेल बनता है तो हम्म, टेलोमेयर डिवाइड होता है। तो वो टेलोमेयर लंबा होना चाहिए, जैसा, कुछ होती है ना। हाँ, जैसा हॉर्स का हम्म, पूंछ रहता है ना, हम्म, वैसा टेलोमेयर, हॉर्स का, घोड़े का पूंछ रहता है हम्म। ना, वो टेलीमर जैसा, वैसा टेलीमर रहना चाहिए सबका। लेकिन एक इसके जैसा नहीं है। इसके, इसका क्या बोलते हैं, मंकी गेंडा, जैसा। गेंडा, गेंडा बोलते हैं ना, गेंडा हाँ, बोलते हैं, उनका पूंछ छोटा रहता है। तो घोड़ा ज्यादा दौड़ सकता है, लेकिन गेंडा ज्यादा दौड़ नहीं सकता है। थोड़ा ये एनिमल में बोल रहा हूँ। वैसा ही क्रोमोसोम का जो टेलोमेर रहता है ना, टेलोमेर अच्छा रहना चाहिए। तो टेलोमेर अच्छा रहने के लिए हमें जो नेचुरल आदतें है उसको फॉलो करना चाहिए, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना वगैरह, उससे वो रहता है। और टेलोमेर जैसा खत्म खत्म होता है तो हमारी याददाश्त भी कम होती जाती है। तो और वो एजिंग चालू होता है, एजिंग फास्ट चालू होता है तो नया सेल्स नहीं बनता है ना। तो ऐसा है। लेकिन हम ध्यान से कुछ भी कर सकते हैं। टेलोमेयर, दो भी टेलोमेयर बना सकते हैं, 12 हेलिक्स का बना सकते हैं। हमारा कितना है अभी हेलिक्स, 2 हेलिक्स का है। हमारा दो। डीएनए कितना हेलिक्स का है, 2। तो हमने दो। क्या पढ़ा था, 12 हेलिक्स का भी कर सकते हैं। तो 12 हेलिक्स का बन गया तो टेलोमेयर का तो टेलोमेयर ही बन जाएगा, है ना। बहुत आएगा टेलोमेयर। तो टेलोमेयर है ना, यूट्यूब में देखो, पढ़ने से अच्छा यूट्यूब में देखो, अच्छा लगेगा। तो उसके पीछे नहीं जाना है हमें, अच्छा जीना है। अभी जो भी सीखा है हम उसको फॉलो करके जाना है। और अभी लेकिन बहुत, ये तो इसका तो अर्थ टेल टेल से है ना, पूंछ एक लंबी होनी चाहिए। हम्म, लेकिन मेलाटोनिन क्या था, ये मेलाटोनिन? मेलाटोनिन ये रहता है, हार्मोन्स है। हार्मोन, सही, हाँ। मेलाटोनिन हार्मोन्स है, और टेलोमेयर पार्ट ऑफ सेल है, क्रोमोसोम। से। हम्म। क्या भी रहे, उस क्या भी बोला जाता है। तो वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। तभी हमारी आयु लंबी होती है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है हम सबको यंग भी रखा है, यंग रहता है, रख खुश सकते हैं। खुश हाँ जी, रहता है। हाँ। आपको जैसा पढ़ने से अच्छा लगता है ना, तो मेलाटोनिन आप में सीक्रेट होता है। ऐसा। तो किसी क्या अच्छा लगता है पता नहीं, कुछ किसी को सेवा देना अच्छा लगता है, किसी को खाना देना अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान देना अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, और बहुत है। जो जो हमें अच्छा लगता है वो करना है, उसको छोड़ना नहीं है अभी। कोई हमारे ड्राइंग बनाना ऊपर है। अच्छा मानता है। हाँ, ड्राइंग बनाना, कोई चित्रकारी करना अच्छा मानता है। हाँ, अभी कोई मुझे बा, सेवा देना अच्छा लग रहा है, और कोई ध्यान करना। बागवानी करना अच्छा मानता है। ओके, यस। तो ये है सब। और अब इकिगाई, इकिगाई मीन्स हमारे जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। ये बुक खत्म होने तक हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए सबको, थोड़ा थोड़ा। तो क्या करो, एक और एक देता हूँ आपको हिंट। अभी ये छोड़ो, आपको जो अच्छा लगता है ना, जो भी पहला अच्छा लगता है, आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो वो लिखना चालू करो, पॉइंट्स।
तब आपको खुद को भूल के भी करते हो वो चीज, बहुत अच्छा लगता है। टाइम नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वो क्या चीजें हैं। ऐसा लिखने के लिए चालू करो, एक 10 लिख के रखो, तो आपको समझ में आएगा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, तो आपका प्रैक्टिकली। एम एम क्या है वो? हम्म। प्रीतम सर, ये इवन हम क्या करेंगे, मेरा एक सजेशन है। सपोज कल हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो थर्ड चैप्टर डिस्कशन हुआ है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स वो एक्चुअली ये इतने ब्रीफिंग में नहीं, ओनली बुलेट पॉइंट में 10 पॉइंट जो जिसको याद है, जो हमको हेल्प करेंगे हमारा अच्छा स्वास्थ्य के लिए और अच्छा लाइफ के लिए। वो 10 पॉइंट कोई एक डिस्कशन करेंगे और सब एक एक पॉइंट कहेंगे। 5 मिनट, 5 मिनट डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। ये होने से ये रिपीट भी हो जाएंगे और सबका याद भी रहेंगे। डिस्कशन नहीं करेंगे, पॉइंट कोई भी निकाल के ओनली रखो, पॉइंट, ओनली जो भी पॉइंट, ओनली। निकालेगा वो पहला बोलेगा। राइट, ओनली पॉइंट, नथिंग एल्स। हाँ, वो फाइव अच्छा मिनट है, अच्छा है सर। टाइम बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ओनली है पॉइंट, लेकिन। ओनली 5 मिनट्स, नॉट मोर, नॉट ठीक है मोर सर, देन 5 मिनट। ये चलो, कल जो भी 5 पॉइंट निकाल के आएगा वो पहला बोलेगा, राइट। है ना? यस, यस, यस। अभी क्या है? यस। हाँ, चलो, और कुछ पूछना है क्या? ये तो पार्ट हो गया, तो एक एक पार्ट डेली का पकड़ा है हमने, तो ये बुक भी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो दूसरी बड़ी बुक आएगी बाद में। ठीक है। वो पहले से बोल देंगे क्योंकि हम मंगा के रखेंगे। यस, यस, हम बोलेंगे, बीच तक जाने तक बोलेंगे। ठीक है। सर आपने बोला था सीतायन करेंगे। नहीं नहीं, सीतायन भी करेंगे ऐसा बोला है, सीतायन करेंगे ऐसा नहीं, सीतायन भी करेंगे। तो अभी बता दीजिए सर, बहुत टाइम लगता है। हाँ, ओके। सीतायन भी मंगा के रखी है, नहीं बोला ऐसा नहीं, मंगा के रखी। उससे पहले एक अच्छा बुक करना है, थोड़ा वो रस डस्ट सब निकालना चाहिए, ऐसा वाला एक बुक चाहिए। ठीक है, ध्यान करेंगे। 10:10 हुए। कौन कौन करने यस। वाला है, करवाना वाला है तो बोलिए, कौन करेगा? मनीष सर करवाएंगे? मणि सर कराएंगे। ठीक है, मेरे को ठीक है। मेरा सभी एंजल्स को बुलाना सर। सर हाँ, मैं ऐसा ही प्लीज। सर करूँगा, मेरा नेट जा रहा है। हाँ, ओके। प्लीज एडिट करत ना मूड द होतोय करायला सर। हाँ, बोलिए, सर बोलिए। मेरा मेरा सन है, हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं। उसको है ना थोड़ा अनइजीनेस हो रहा है, थोड़ा बस से सफोकेशन हो रहा है थोड़ा। वो जो बस का वो रहता है ना राइट। प्रॉब्लम, वो हो रहा है। आप उसको हीलिंग दे दो ना प्लीज। वो पता नहीं, वो उसको मैं बोल रही हूँ तुम थोड़ा बहुत ट्राई करो ध्यान में बैठने का। वही उसको बोल रही हूँ एसी एसी वाला कि बस यहाँ है पे कि नॉन हाँ एसी है? एसी बस है सर। वो एसी बस, उसको एसी लगता है, उसको नहीं बोला मैंने, कल ट्रेन वो से जाएंगे। खाली खाली ड्राइव उधर किन्नर को बोलो ट्रा- थोड़ा एसी बढ़ाने के लिए। थोड़ा एसी। हाँ, बोला सर उसको एसी बढ़ाने के लिए, पर इसको है ना बाहर ही नहीं खुलता ना, तो इसको मजा वो जिगजैग गाड़ी चलाता है ना, इसको मजा नहीं आता है। उसको एक जैसी गाड़ी चलना चाहिए। अभी वो तो नहीं मानेगा ना, उसे तो चलना है फटाफट अभी बस को लेके। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आप इसको बैठिए। हीलिंग दे दो तो ये थोड़ा रिलैक्स फील कर दे। यस, मैं मनीष उसको ही सर। सामने रखती हूँ कैमरा में। हाँ, यस, हाँ, उसको ही सामने रखो, पकड़ मनीष रख सर हो गया। आपको करवाना है। हाँ, आंखें बंद रख। यस। हाँ, तो जो फेस सामने रखा है शनि के फेस का फेस। हाँ, वहाँ दो। और मनीष सर, उद्देश्य पता होना चाहिए सबका, वो उसके बारे में बोल दीजिए थोड़ा। सब, सर सबका एक बात, मेरी उद्देश्य सिस्टर होना और मम्मी चाहिए। भी ज्वाइंट हुए हैं आज। ओके, सबका मेरी उद्देश्य होना। छोटी बहन और मम्मी भी ज्वाइंट हुई है। ओके, 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 ओके मैम। यस, थैंक स- यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी सर चालू या करेंगे मेडिटेशन, सभी अपना मूवी म्यूट पकड़ी करके रहो। हाँ रखिए, म्यूट करके हाँ रखिए। हाँ सर। यस, हाँ सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। मेरे हिसाब से सबका ध्यान, सबका उद्देश्य होना चाहिए ध्यान करना और ध्यान सिखाना। ये प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए और सब सेकेंडरी।
नहीं भैया, हो गया। डोंट वरी, हो जाएगा। अभी ये आपका गया तो भी आप ध्यान करते रहो सुप्रिया जी। हाँ, मैं ध्यान करूंगी। हाँ। यस। शुरू करेंगे। आप थोड़ा लो म्यूजिक एक लगा दीजिए। यस, लगाता हूँ। इसी बीच में हम सब पोजीशन पर आ जाएंगे। आपका कोई सुखासन में बैठेंगे तो बैठ जाइए, नहीं तो लेग को क्रॉस कर लीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र दोनों हाथों को क्लास्प कर लीजिए, अंजलि अंगूठी में अंगूठी फंसा लीजिए। परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत। चश्मा निकल लीजिए। आंख बंद कर लीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र आज आप श्वास को ऐसे ऑब्जर्व कीजिए बाष्पवारि जैसे आप एक श्वास ले रहा है, उसके बाद छोड़ रहा है, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए जो गैप, कितना टाइम के बाद और एक श्वास आप ले रहा है। ये 2 सेकंड भी हो सकता है, उसको उसे ऑब्जर्व कीजिए। रघुनाथ कीर्तनं माँ सरस्वती बोल रहा है कि ये श्वास को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे आपका सूर्य के साथ। एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है, उसका बीच में जो गैप है आप वेरी इंटेंसली डीपली उसको ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, वहां पर भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबली बैठ के आप ध्यान कीजिए। आप सीधा बैठ सकते हैं, चेयर में लीन करके बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगेंगे ऐसे बैठ जाइए। बट श्वास को मत छोड़िए। श्वास हमारा दोस्त है, हम उसके साथ मस्ती करें। श्वास हमारा गुरु है, हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी बोल रहा है, श्वास ही हमारा गुरु। ना कोई सोच, ना कोई विचार। एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है, उसका बीच में जो गैप है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि आपका थॉट मैक्सिमम रिड्यूस हो जाएगा। अभी हम कुछ मास्टर को इनवाइट करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। हमारा ध्यान जाता है परम पूज्य गुरु जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, जो ध्यान को इतना आसान कर दिया है, उसको हम इनवाइट करेंगे। महावतार बाबा जी को भी इनवाइट करेंगे। बुद्ध भगवान को, और परमहंस स्वामी परमहंस योगानंद को हम इनवाइट करेंगे हमको सपोर्ट करने।
माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ पार्वती, सबको इनवाइट करेंगे हमारा फेमिनाइन पार्ट को जागृत करने, जहाँ पर अनकंडीशनल लव, कंपैशन, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस हमारा बॉडी का एवरी पार्ट वाइब्रेट करें। क्रॉप सर्कल को इनवाइट करेंगे, जिसके ऊपर हम बैठ के बहुत कंफर्टेबली ध्यान कर सकेंगे। और इनवाइट करेंगे आसियाना अग्नि समुद्र को, जिसको हम हमारा हृदय में रखेंगे। हमारा 7 शरीर, 7 चक्रों और 13 ओरा से जितना भी ब्लॉक है सब रिलीज होके ये जो आसियाना अग्नि समुद्र है उसमें फॉर्म होके प्रकाश में उभर आएंगे। हम एक गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड को इनवाइट करेंगे हमारा ग्रुप के ऊपर डालने के लिए। हम सब एक होकर सबका हाथ पकड़ के बैठा है। ये जो पिरामिड हम डालेंगे आसान से एस्ट्रल वर्ल्ड से कॉस्मिक एनर्जी हमारा बॉडी में एंटर करेंगे। लेकिन याद रखें, आपको ऑब्जर्व करना है, जो एक श्वास जा रहा है, एक श्वास आ रहा है, उसका बीच में जो गैप है आप उसके ऊपर नजर रखें। धीरे धीरे आप जितना डीप में जा सकता है जाइए, और ये जो श्वास का जो गैप आप ऑब्जर्व कर रहा है, धीरे धीरे आप एनग्रस्ट हो जाएंगे आपका जो थर्ड है उसमें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, लगातार श्वास में था। ये श्वास हमको ले जाएंगे परमानंद जो प्रीमेडिल जॉय उसको अनुभव करने के लिए।
अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स हम म्यूजिक से अनुभव करके ध्यान करेंगे। लगातार श्वास के ऊपर ध्यान ऑब्जर्व कीजिए, वही गैप को, एक श्वास जा रहा है एक श्वास आ रहा है, उसके बीच में जो गैप है उसके ऊपर फोकस कीजिए। थॉट आएंगे नहीं, जीरो हो जाएंगे धीरे धीरे।
भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, श्वास के साथ लगातार। अनुभव कीजिए आकाश गंगा के से जैसे गोल्डन कलर का बूंद हमारा सहस्र में गिर रहा है। ये ऊर्जा हमारा बॉडी का each and every part को जा रहा है। इंटायर बॉडी हमारा गोल्डन कलर का आज से कोई भी आपका हेड और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी हेवी फील कर रहा है, पैर तो आप नीचे रखा है, ये पैर से यूनिवर्स को एक्स्ट्रा ऊर्जा आपका भेज दीजिए। हम एस्ट्रल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड, एंजल्स सबको प्रार्थना करेंगे। और कलेक्टिवली हमारा जो ऊर्जा है वहां से एक ब्रिज बना के हमारा एक मास्टर